नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक की पेशकश तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण दी लल्लन टॉक का एक खास इनिशिएटिव है विदेश में बसे भारतीयों के लिए, जहां आकर वो अपना ज्ञान, अपने एक्सपीरियंसेस भारतवासियों के साथ साझा कर सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण में आज मौजूद हैं चैतन्य भंडारे जी, जो जापान के क्योतो शहर में रहते हैं। चैतन्य भंडारे जी मियाको एक्वा लैब के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ वो एक खास तरह का क्लीनलीनेस इनिशिएटिव भी चलाते हैं जापान और भारत दोनों में। आज उनसे हम उसी इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उनकी स्टूडेंट लाइफ, जापान के हायर एजुकेशन सिस्टम, वहां भारतीयों को मिलने वाली स्कॉलरशिप आदि पर भी चर्चा की जाएगी। चैतन्य भंडारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेरा तुझको अर्पण में। धन्यवाद। शुरू से शुरुआत करते हैं। आप कहाँ से हैं? आपका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, आप भारत में कहाँ से आते हैं और जापान का कैसे जाना हुआ? मैं भारत के महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में एक छोटा सा शहर है धर्माबाद, वहां से हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग है 10th तक की पढ़ाई वहीं पे हुई, हुतात्मा पानसरे हाई स्कूल, एक बहुत ही फेमस स्कूल है वहाँ पे। और उसके बाद नांदेड़ शहर गया मैं, वहाँ पे मेरी 12th तक की पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद मेरी बीएससी हुई औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज ऑफ साइंस में। फिर उसके बाद वहाँ से मैं गया भोपाल, और भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मेरी मास्टर्स डिग्री मैंने हासिल की। और उसके बाद गोवा के डोनापोला एरिया में CSIR की एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी नाम की एक बहुत ही फेमस लैब है, रिसर्च लैब। वहाँ पे मैंने लगभग 3 साल रिसर्च किया। और उसके बेसिस पे मुझे जापानीज गवर्नमेंट की मैक्स स्कॉलरशिप जो होती है, वो स्कॉलरशिप मुझे मिली। और 2006 में के अप्रैल में, मतलब 5 अप्रैल को मैं जापान पहुंच गया। आप कई सालों से जापान में रह रहे हैं, शायद 2006 से। यस। जब आप रिसर्च कर रहे थे तो जैसे अभी आपने कहा कि जापान से जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो आपको मिली, किसी और देशों से भी आपको ऐसी कुछ स्कॉलरशिप्स मिली थी? और अगर हाँ, तो आपने जापान को ही क्यों चुना? ये सवाल जब भी मैं सुनता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना, बहुत ही एक सरप्राइजिंग बात हुई थी तब। एक्चुअली गोवा में मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे, मतलब PhD के लिए मैं अप्लाई कर रहा था अलग अलग कंट्रीज में। और सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था ताइवान में, फिर वहाँ पे भी ऑलमोस्ट हो गया था, बट तभी वो सार्स आ गया था वहाँ पे। वही टाइम था, तो मेरे प्रोफेसर से मुझे मैसेज आना बंद हो गए। मैं वरीड अबाउट हिम। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जेम्स कुक यूनिवर्सिटी से भी ऑलमोस्ट मेरा हो गया था। फिर फाइनली ब्रिटेन के प्लिमाउथ यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया। और वहाँ पे मेरा, मतलब इवन मेरा एडमिशन भी हो गया था। लेकिन तभी नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में काफी सुना था मैंने, मतलब मेरे मास्टर्स से ही, तो मैंने उसमें भी अप्लाई किया था। फिर दोनों प्रोसेस ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे थे, और दोनों के इंटरव्यूज मैंने दिए। फिर उसके बाद, मतलब ब्रिटेन से तो मुझे, मतलब प्लिमाउथ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, और इधर जापानीज गवर्नमेंट की थी। तो फिर मैं इतना वेट कर रहा था, तो सबसे पहले मुझे रिप्लाई आया जापान से, मैक्स का। और मैंने चेक किया तो उन्होंने लिखा था कि यू हैव बीन, लाइक selected as the candidate, but you have to accept this, you have to send us the acceptance letter within 1 week, 7 दिन के अंदर। तो 5 दिन मैंने बहुत ही वेट किया, बहुत सोचा, क्योंकि मुझे ब्रिटेन जाना था। जो वहाँ पे जो रिसर्च का टॉपिक था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब 100 years का डेटा था, और मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक भी था। फिर मैंने एक्सेप्ट कर दिया इसको, और नेक्स्ट वीक फिर प्लिमाउथ की भी स्कॉलरशिप आ गई। तो बट इसीलिए फिर मैं फाइनली जापान पहुंच गया। अभी आपने बताया कि आपने कई सारी यूनिवर्सिटीज, मतलब इस एप्लीकेशन प्रोसेस, बहुत सारे जो भारतीय स्टूडेंट हैं बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो कैसा रहता है ये प्रोसेस? इंफॉर्मेशन का अभाव है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, लोगों को नहीं पता है कि पूरा जो प्रोसेस होता है
किसी स्कॉलरशिप को पाने का। तो जब आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो आपके आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए जो 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 आप एड्रेस करना चाहेंगे, और आपने उनसे कैसे टैकल किया, जो कुछ कॉमन चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो ताकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी इस समस्या से कुछ निजात मिल सके। ओके, एक्चुअली मैं जब अप्लाई कर रहा था इस स्कॉलरशिप्स के लिए, तब तो 2005 का पीरियड था वो। मतलब 2004 के एंड से मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दी थी। और तब ऑब्वियसली इतना इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, मतलब सोशल मीडिया हो या फिर वेबसाइट्स जो है यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी इतने बहुत ज़्यादा मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं होते थे। तो मैं काफ़ी एनालॉग तरीके से काफ़ी ढूंढता था। जैसे तब, अब मुझे पता नहीं है ऑलमोस्ट, मतलब जब इंडिया छोड़ के मुझे ऑलमोस्ट अब 15 साल हो रहे हैं, तब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता था एक न्यूज़पेपर। ओके। तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट न्यूज़पेपर्स मेरा। तो उस न्यूज़पेपर्स में अभी शायद ऑनलाइन भी पब्लिश करते हो, तो उस न्यूज़पेपर्स में जो भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स को मिलते हैं, उनके बारे में वहाँ पे नोटिफिकेशंस रहते हैं। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन डेट है, उसकी डेडलाइन क्या है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मोस्टली उस न्यूज़पेपर में आता था। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। हो सकता है उसका डोमेन एड्रेस अभी बदल गया होगा, बट उनकी है वेबसाइट एक, जहाँ पे बहुत ही क्लियरली वो मेंशन करते थे कि मतलब ये स्कॉलरशिप अभी आ गई है, फिर इस कंट्री की आ गई है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन चेक करते रहे ऐसे वेबसाइट्स को, वो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही सर्च करता था ऐसे। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी के होम पेजेस होते हैं, तो उन पे भी जो रिसेंट स्कॉलरशिप या रिसेंट नोटिफिकेशंस या फिर स्कॉलरशिप एक टाइटल रहता है, मतलब सेक्शन रहता है नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे। तो आप ऐसे वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे आपके एप्लीकेशंस मतलब देख सकते हैं कि आप उसमें एलिजिबल है क्या। और उसके बाद आपको मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो एक्चुअली सिर्फ वो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है बस वही अलग होता है, बाकी तो चीज़ें अंदर की सब सेम होती है। आपके मार्कशीट्स हो गए, फिर आपका एक जो रिसर्च प्रपोजल है या फिर आप जो रिसर्च करने के आइडियाज है, तो मैंने कम से कम एक 15 सेट्स बना के रखे थे मेरे इसके। तो जैसे ही मतलब कोई पोटेंशियल स्कॉलरशिप आती थी या फिर थोड़ी अच्छी स्कॉलरशिप आती थी, तो मैं इसको सिर्फ एप्लीकेशन भर के उसके साथ जोड़ के उसको भेज देता था। तो आपको बस लगे रहना चाहिए, मतलब एक को अप्लाई कर दिया और उसी का वेट कर रहे, ये नहीं करना चाहिए। तो काफी सारे ऑप्शन, यस, कहीं से भी मौका आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने एफर्ट्स में। जी। अगला सवाल नेक्स्ट स्कॉलरशिप से ही, क्योंकि आपको ये स्कॉलरशिप मिली, और ये इसका जो कैसे अगर कोई भारतीय बच्चा या स्टूडेंट अभी बाहर नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो बेसिक जो स्टेप्स होंगे एप्लीकेशन प्रोसेस पे, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। एक्चुअली MEXT जो वर्ड है, MEXT, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अंदर इसके 2 S है, मतलब अगर आप इसको इसके इनिशियल अगर अल्फाबेट्स लेंगे तो ये MEXT साउंड करता है, तो इसलिए उन्होंने फिर अंदर वाले SS को कट कर दिया, मतलब CSS को कट कर दिया और MEXT बना दिया उसको, तो इसलिए उसको बोलते हैं MEXT। अर्लियर इसको मोम्बुकागा कुशो स्कॉलरशिप बोलते थे, मतलब मोम्बुशो स्कॉलरशिप। एक्चुअली जापानीज में इसका मीनिंग होता है वही जो इंग्लिश में जो मैंने अभी बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एक्चुअली रिसेंटली थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया होगा, बट जो उनका ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो वैसे के वैसे चला आ रहा है। तो ये स्कॉलरशिप जनरली 20 सब्जेक्ट्स में मिलती है, 20 सब्जेक्ट्स है। और हर सब्जेक्ट में लगभग 3 स्टूडेंट्स को मिलती है। हर कंट्री से 3 स्टूडेंट होते हैं? नो नहीं, जैसे इंडिया में भारत से 20 सब्जेक्ट्स में 3 स्टूडेंट्स को मिलते हैं, मतलब लगभग 60 इंडियन स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप मिलती है। और ये जो नंबर है ना 60 जो मैंने बोला,
ये हो सकता है हर साल थोड़ा सा दो तीन नंबर से चेंज हो सकता है, बट हर सब्जेक्ट में मतलब ये 20 सब्जेक्ट जो है तो इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। ये और 20 सब्जेक्ट में से कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स अगर आप बता सकें। एक्चुअली इसकी जो लिस्ट है वो तो मैक्स की वेबसाइट पे है ही, बट ये काफी वाइड एरिया कवर करती है। जैसे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री तो है, इंजीनियरिंग भी है, बायोलॉजी है, और एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, और उसके बाद इवन जापानीज लैंग्वेजेस है। तो ये मतलब काफी उन्होंने बहुत ही इसको सेपरेट किया है। इवन बायोलॉजी में भी फिर बायोटेक्नोलॉजी को सेपरेट स्कॉलरशिप उन्होंने कंसिडर किया है। तो ये 20 सब्जेक्ट्स हैं, और एक्चुअली 3 एरियाज में स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब 3 टाइप्स है इसके। एक है ये अगर आपको सिर्फ एज ए रिसर्च स्टूडेंट जाना है, मतलब 1-2 साल के रिसर्च करने के लिए जाना है, वो है। फिर मास्टर्स के लिए जाना है। यहाँ पे मैंने एमएससी इसलिए नहीं बोला क्योंकि मास्टर्स आर्ट्स वालों को भी उसमें है। तो मास्टर्स है और पीएचडी के लिए है। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो भी मतलब काफी फिक्स्ड है, वो पहले से वही चली आ रही है। अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो आपको बैचलर्स में 65% चाहिए मिनिमम, और उसके बाद अगर आपको पीएचडी के लिए जाना है तो आपको 65% चाहिए मास्टर्स में आपके, और आपकी जो जो रिलेटिव फील्ड है उस फील्ड में आपको, मेरे समय में वो मतलब उन्होंने 2 साल ऐसे वहां पे मतलब क्लियरली लिखते थे वो कि यू शुड हैव 2 years एक्सपीरियंस, लेकिन अभी उन्होंने वो 2 साल ये वर्ड लिखना बंद किया है। और हाँ, तो आपको लेकिन उन्होंने लिखा है कि आपको रिसर्च में, टीचिंग में या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके फील्ड में, तो आपको आप एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई, और आपकी एज भी जो है ना बिलो 35 चाहिए। ओके चैतन्य जी, ये स्कॉलरशिप पाने के लिए आपने कुछ खास तैयारी की थी कि किस तरह से आप अपना जो रिसर्च प्रपोजल जो आपने अभी बताया, किस तरह से आपका प्लान होता था, और जो एस्पायरेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें। ओके ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो ये तो कंफ्यूज रहते हैं वो कि मतलब उनको एग्जैक्टली किस टॉपिक पे उनको आगे करना है, पीएचडी हो या फिर आगे रिसर्च करना है, क्योंकि मास्टर्स तो मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। तो जो भी एस्पायरेंट्स है उनके लिए मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ, मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, कि आप जब मास्टर्स पढ़ रहे हैं तभी आप 1-2-3 ऐसे टॉपिक्स आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये टॉपिक्स है जिनमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई करते रहो, उसके उस पर जितना ज्यादा हो नॉलेज हासिल करो। फिर उसके बाद आप जब रिसर्च के लिए जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में, तो फिर काफी आप स्पेसिफिक हो जाते हैं उस एरिया में। जो 2-3 थे पहले, वो हो सकता है आखिरी के 2 में आ जाए, वो तीसरा कट हो जाए वहां पे। फिर उसके बाद आपको जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें पीएचडी प्रपोजल या रिसर्च प्रपोजल आपका जो है आपको लिखना शुरू करना चाहिए। और आप बहुत सारे मतलब लिटरेचर पढ़ सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्पेसिफिक फिश है और उसके ग्रोथ पे आप स्टडी करना चाहते हैं, तो उस फिश ग्रोथ पे जितने अभी तक अलग अलग रिसर्च पब्लिश हुए हैं अच्छे पेपर्स में, मतलब जर्नल्स की भी रैंकिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है, तो अच्छे रैंक्स वाले पेपर्स जो है उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना एक प्रपोजल लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे पढ़ाई करनी है, और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, और उसको हासिल करने के लिए मैं ये मेथड्स और मटेरियल्स यूज करूंगा, ये प्रोसेस रहेगी, और मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये है इस रिसर्च से। और यहाँ ट्रिकी बात आती है एक, ठीक है, ये तो आपने लिख दिया कि आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट आता है आपको गाइड सर्च करना है। फिर ऑब्वियसली अगर उसी फील्ड का गाइड चाहिए आपको, मतलब उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वही चाहिए, तो पहले तो आप जैसे मैंने बोला अभी फॉर एग्जांपल फिश ग्रोथ की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उस पे रिसर्च पेपर्स पढ़ना है, और हर रिसर्च पेपर के आखिरी में
रेफरेंसेस होते हैं, मतलब वो रिसर्च पेपर में उन्होंने किस ऑथर्स के रेफरेंस लिए है, कौन से रिसर्च पेपर्स को रेफर किया है, फिर वो पेपर सर्च करना है। फिर उसके बाद फाइनली एक 2-3 ऐसे प्रोफेसर आपको ढूंढना है, वो नाम आपको मिल गया, फिर उसकी यूनिवर्सिटी सर्च करो, फिर वहां पे जाओ, उसके पेज पे जाओ, उसके पेज पे देखो कि वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हो सकता है थोड़ा सा अलग हो आपसे हो, तो कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि मतलब आपका जो रिसर्च प्लान है, जिसके पास आपको जाना है, जिस प्रोफेसर के पास, उसके एक्सपर्टीज के बेसिस पे आप इसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं कि आपने पढ़ लिया ये प्रोफेसर इस फील्ड में एक्सपर्ट है, फिर मैंने भी थोड़ा सा एडिट कर दिया और उसको फिर कांटेक्ट किया, फिर वो जब आपका प्लान पढ़ेगा वो प्रोफेसर, उनको लगेगा कि हाँ ये तो मेरी फील्ड है, तो इसको मुझे लेना चाहिए, या फिर ये पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो ये जो थोड़ी छोटी मोटी ट्रिकी बातें होती है, इसमें काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल कर जाते हैं। फिर मतलब डायरेक्ट किसी प्रोफेसर को भेज दिया, उन्होंने बोला कि मैं तो ये काम नहीं करता हूँ, तो फिर वो बोलेंगे सॉरी सर, या फिर वो बोलेंगे आई एम सॉरी आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू। तो किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करने से पहले उसकी रिसर्च हिस्ट्री, उसका रिसर्च इंटरेस्ट, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको अपना रिसर्च प्रपोजल अपडेट करते रहना चाहिए। और कुछ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या बेसिक वही जो मार्कशीट अभी जो आपने पहले बताया था, या कुछ और कुछ खास डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जब आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहे हैं? नेक्स्ट में ऑब्वियसली वो जो आपने जैसे कहा, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आपके मार्कशीट्स है, फिर आपकी डिग्री होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपको डिग्री नहीं मिलती है, ओरिजिनल डिग्री, जब आपका एप्लीकेशन पीरियड रहता है तब तक, लेकिन आपको प्रोविजनल डिग्री इमीडिएटली मिल जाएगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, और वो एप्लीकेबल है हर जगह पे। आपको जो ओरिजिनल जो डिग्री है उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर एक रिसर्च प्रपोजल है, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं ऑलरेडी, या फिर किसी कॉलेज में आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि वहां से कि ये जो स्टूडेंट है या फिर ये जो रिसर्चर है वो अप्लाई कर सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मतलब मेनली तो यही डॉक्यूमेंट्स है, और हर एक जो भी स्कॉलरशिप की जो नोटिफिकेशन या वेबसाइट रहती है उसमें फिर वो डिटेल रखते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है साथ में। तो इसके बारे में अगर हमारे दर्शक और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैक्स ये कहाँ पर वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट है जहां पर ये जानकारी प्राप्त हो सकती है? सबसे पहले तो अगर आप गूगल में मैक्स्ट इंडिया और 2021, अभी 21 है तो 2021, अगर आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला हिट आ जाएगा। जो क्योंकि मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो इंडिया में जो कॉन्सुलेट ऑफ जापान जो है, जापान की जो कॉन्सुलेट है या फिर जापानीज एम्बेसी जो है वो कंडक्ट करती है। तो जापानीज एम्बेसी के वेबसाइट पे आपको पूरे इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ये सब बताने के लिए। हम आशा करते, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों तक ये सारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस की ये जो बारीकियां हैं, जो डिटेल्स हैं वो पहुंची होंगी। चैतन्य जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये कि आपने क्योटो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, हायर एजुकेशन प्राप्त की है, यहाँ से 19 नोबेल लॉरेट्स आते हैं, तो क्या खास लगा वहां पर पढ़ाई करना? क्या वो ऐसा वो मेन फैक्टर था जो जिसे देखकर, या फिर आपने जब पढ़ाई की कि हाँ ये कुछ तो बात है कि यहाँ से इतने नोबेल लॉरेट्स आ रहे हैं, तो वो क्या खास फैक्टर रहा? एक्चुअली मैंने जब मेरा रिसर्च प्रपोजल लिखा था तब जैसे मैंने अभी बोला वही मैंने ट्रिक्स फॉलो किए थे। मैंने प्रोफेसर ढूंढे, फिर क्योटो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे वो बहुत ही मैच करते थे, उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मतलब ये एक्सेप्ट किया मुझे एज ए स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है, जैसे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्कॉलरशिप में मैक्स के, आपको मैक्स स्कॉलरशिप तो मिल गई, मिस स्कॉलरशिप मिल गई, इसका मतलब ये है कि आपका जो जाने आने का खर्चा है और आपका जो 3 साल का वहां पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है और आपकी जो यूनिवर्सिटी फीस है, ट्यूशन फीस,
वो सभी तो कवर हो गई उसमें, जी। लेकिन वो आपको प्रोफेसर नहीं देते हैं मैक्स स्कॉलरशिप वाले, आपको प्रोफेसर खुद ढूंढना पड़ता है। फिर जैसे आपको स्कॉलरशिप मिली, आप उस प्रोफेसर को बोलिए कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, और फिर आपका जो है, जो बात की प्रोसेस है वो प्रोफेसर कर लेते हैं। मुझे अचानक याद आया, क्योंकि मैंने जो क्योटो के प्रोफेसर थे उनसे उनसे मैंने बोला था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। उन्होंने बोला नोबेल के बारे में, तो मतलब एमएससी तक तो हमने सिर्फ टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि मतलब इनको नोबेल मिला है, जैसे अमर्त्य सेन सर को मिला था, तो उनकी फोटो देखना, उनके बारे में पढ़ना, उन्होंने किस पे काम किया है। लेकिन मैं जब इस यूनिवर्सिटी में आया, तो यहाँ पे एक सेपरेट एक सेक्शन बना है जहाँ पे नोबेल लॉरिएट्स की फोटोज रखे हैं, उनके रिसर्च के बारे में लिखा है। तो अगर आप किसी लैब में बैठे हैं और आपको पता है कि उसी कैंपस के किसी लैब में कोई नोबेल लॉरिएट काम कर रहा है, तो वो जो हवा होती है, साइकोलॉजिकली आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। जी। और क्योतो यूनिवर्सिटी में जो बिल्डिंग्स है कैंपस में, उनको काफी नोबेल लॉरिएट्स के नाम दिए हुए हैं। ओके। और मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे भी उनको भी मतलब एक नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर का नाम दिया हुआ है। और जैसे मैंने बोला कि इंडिया जापान आने से पहले तो सिर्फ टीवी पे हम देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरे साथ एक अमेरिकन, मेरी एक को रिसर्चर थी। हम दोनों कैंपस के एक बुक स्टोर में गए थे कुछ बुक खरीदने। तो जस्ट मेरे बाजू में एक प्रोफेसर खड़े थे। मैंने मैंने बोला उसको, मैंने बोला आई हैव सीन दिस पर्सन समवेयर। तो बोलती है कि आई डोंट नो। फिर हमने वहीं पे कंप्यूटर पे सर्च किया, तो प्रोफेसर मास्कावा, उनको 2008 में फिजिक्स में नोबेल मिला था, तो वही प्रोफेसर थे वो। फिर मैंने बोला लेट्स टेक अ पिक्चर, लेट्स टॉक टू हिम। तो हम गए, मैंने बोला उनको इंग्लिश में बोला, वो बहुत खुश हो गए। मैंने बोला सर कैन वी टॉक टू यू फॉर अ सेकंड प्लीज। तो अच्छी बात किया उन्होंने। फिर हमने फोटो निकाले उनके साथ। ओके। तो मैंने उसको बोला टेक माय पिक्चर। फिर मैंने उसका लिया, तो वो पिक्चर मेरे जो वर्क टेबल पे काफी सालों तक रखा हुआ था। अभी भी मेरे सामने रखा हुआ है पिक्चर। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत मोटिवेट करती है लड़कों को, मतलब रिसर्चर्स को, कि एक एक पीक पे पहुंचा हुआ, रिसर्च के पीक पे पहुंचा हुआ एक प्रोफेसर, उनके साथ आप बात कर रहे हैं या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से उनको नोबेल मिला है, तो ये एक रियल इंस्पिरेशन होता है। जी, एक आखिरी सवाल इससे रिलेटेड कि इंडियन हायर एजुकेशन और जापानीज हायर एजुकेशन, ये जो सिस्टम है, इनमें आपको क्या मेन फर्क महसूस हुआ? एक्चुअली इंडियन हायर एजुकेशन, आप मतलब सब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जैसे आईआईटी है, या फिर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, वो तो काफी वर्ल्ड क्लास है, वहाँ पे तो मतलब ये होता ही है। बट जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज है, जितने मैंने देखा है या फिर जिनके बारे में मैंने सुना है, उनमें और जापानीज यूनिवर्सिटी में अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो जापान में मैंने ये देखा है कि अगर आप बैचलर्स स्टूडेंट है, तो उसी समय से आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है आपकी। ओके। जैसे मैंने अभी रिसर्च प्रपोजल लिखने के बारे में आपको बोला कि मतलब आपको रिसर्च पेपर्स फॉलो करने हैं, स्टडी करने हैं, फिर उस आपको सर्च करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये मोस्टली मास्टर आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट शुरू कर पाते हैं। और जापान में मतलब बैचलर स्टडीज से ही वो टेक्स्ट बुक के साथ साथ रिसर्च पेपर्स की पढ़ाई होती है। और जैसे मेरा मरीन रिसर्च था, तो वीकली हम जाते थे शिप पे, समुद्र में जाते थे, वहाँ पे सैंपल कलेक्शन होता था। तो हमारे साथ हमेशा बैचलर्स के स्टूडेंट्स रहते थे, वो हमको हेल्प करते थे वहाँ पे। फिर वो देखते थे कैसे हो रहा है, तो सैम्पलिंग कैसी हो रही है, क्या हो रहा है। तो तभी से जो है जो रिसर्च में उनकी एंट्री हो जाती है, मतलब प्रैक्टिकल रिसर्च में। और जब वो मास्टर्स तक आ जाते हैं, तब उनको ऑलरेडी पता चल जाता है कि मतलब रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च में कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। आपको रिसर्च पेपर अगर लिखना है, तो अच्छे स्टैटिस्टिक्स यूज करना पड़ेगा आपको।
लेकिन ऑनेस्टली मेरे बारे में बोलता हूँ मैं, पीएससी में काफी स्टडी किया मैंने, लेकिन स्टैटिस्टिक्स मुझे ऑलमोस्ट पता नहीं था। मतलब ठीक है, थोड़ा सा पता होगा, थोड़ा सा आइडिया था, बट क्यों होता है, क्यों होता है, मतलब कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है, पता नहीं था। तो मेरे साथ जो बैचलर्स वाले थे जापान में, उनको तो ऑलरेडी सब पता था। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटी में इसकी बहुत कमी है। और सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, जैसे बैचलर्स में हमको फर्स्ट क्लास लाना है, या फिर मास्टर्स में फर्स्ट क्लास लाना है, या फिर सिर्फ पास करना है, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है वो सिर्फ मार्क्स के लिए, पास होने के लिए नहीं, बल्कि एक बोलते हैं एक अच्छा रिसर्चर बनाने के लिए वहाँ से निकलना चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसा वहाँ पे उनका क्यूरिकुलम और वहाँ का जो सिलेबस है वो होना चाहिए। अभी मैंने कहा था कि आखिरी सवाल है, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया कि जापानीज लैंग्वेज है, उसकी कोई बाध्यता होती है कि हर बच्चे को जो बाहर से आ रहा है वो जापानीज उसको आनी चाहिए? अगर ऐसा है तो आपने कैसे मैनेज किया? ओके, सबसे पहले तो अगर नेक्स्ट के लिए आप जा रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आपको जापानीज जरूरी नहीं है। ओके। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स है जहाँ पे जापानीज आपको जरूरी है, जैसे मास्टर्स में कुछ सब्जेक्ट्स है लैंग्वेज के, वहाँ पे आपको जापानीज आना जरूरी है। लेकिन अगर आप जापान में रहते हैं तो आपको, और अगर आपको जापानीज नहीं आती है, तो आपकी लाइफ बहुत ही सीमित हो जाती है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, या फिर अदर देन जापानीज लैंग्वेज नहीं आते हैं। तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जब कर रहे हैं, तब भले ही आपके पास मतलब आपको जापानीज ना आती हो, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, इधर आ गए आप जापान, तो आपको जापानीज लैंग्वेज उसकी स्टडी आपको करनी चाहिए। और इवन जैसे इंटरव्यूज होते हैं, सभी नेक्स्ट के जो इंटरव्यूज होते हैं वो होते हैं एम्बेसी में, दिल्ली में होते हैं, और वहाँ पे जापानीज एम्बेसडर रहते हैं। वो आपको पक्का ये सवाल पूछते हैं हर एक को कि आपको जापानीज आती है क्या। भले ही वो मतलब मैटर नहीं करते आपके सिलेक्शन में, लेकिन अगर थोड़ी सी आती है तो वो काफी इंप्रेस होते हैं उससे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य जी, आपने ये जो तमाम जानकारी हमारे लल्लन टॉप के दर्शकों के साथ साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के काम जरूर आएगी, और जो अगर कोई भी स्टूडेंट है मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए मददगार साबित होगी। चैतन्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तेरा तुझको अर्पण में आए और हमसे तमाम बातें साझा की। और उम्मीद करते हैं 2000, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, 2021 में फिर से आपका जो ये मुहिम है ये चालू हो और सक्सेस की नई राह देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस अपने दर्शकों से इतना कहेंगे, जैसे चैतन्य जी टीटीए के माध्यम से, तेरा तुझको अर्पण के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, आप लोग भी अगर अपने एक्सपीरियंसेस, अपना ज्ञान हम तक पहुंचाना चाहते हैं, दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए tta.lallantop@gmail.com पर। और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है तेरा तुझको अर्पण के बारे में, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।